बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिजनेस मैसेज की प्लानिंग कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि उसको कंपोज कैसे करते हैं, यानी कि राइट कैसे करते हैं, बिजनेस मैसेज को क्रिएट कैसे करते हैं। इसकी आउटलाइंस ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज, यानी कि ऑर्गेनाइज करना अपनी बातों को, जो आपने प्लान किया उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक मुनज़्ज़म तरीके से लिखना। प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग प्रोसेस में जो आपको मसाइल आते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज मैसेज, एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से लिखा हुआ मैसेज जो है उसके बेनिफिट्स फ़वाइद क्या हैं। वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, मुनज़्ज़म तरीका यानी कि मैसेज लिखने का उसके क्या तरीके हैं। स्टेटिंग द मेन आइडिया को कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे। इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, यानी कि मिसालों के साथ उसको इलिस्ट्रेट करना, डिस्क्राइब करना। सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न के सीक्वेंस, यानी कि मुनज़्ज़म तरीके से लिखने के सीक्वेंस कौन कौन से हैं, क्या क्या तरीके हैं। नेक्स्ट लास्ट वन है फॉर्मुलेटिंग द मैसेज को फॉर्म करना, ये लास्ट स्टेप है इसका। ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज, फर्स्ट देखें। पीपल सिंपली डू नॉट रिमेंबर डिसएसोसिएटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि डिसएसोसिएटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स वो होते हैं जो एसोसिएट नहीं होते, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे होते आप मैसेज को, इनडायरेक्टली वो असरअंदाज होते हैं आपके मैसेज पे। उनको जो पीपल हैं, लोग अक्सर उनको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रखते। सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स रिलाई ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर मैसेज मीनिंगफुल। सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कामयाब, यानी कि जो उनका मेन पर्पज़ है कम्युनिकेशन का उसको अचीव कर लेते हैं, उनको कहा जाता है सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। वो रिलाई करते हैं, यानी कि किस चीज़ पर इन्हिसार करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग टू मेक देयर मैसेज मीनिंगफुल, अपने मैसेज को बामतलब, यानी कि कोई मीनिंगफुल बामतलब बनाने पे और उसको ऐसा ऑर्गेनाइज करने पे वो रिलाई करते हैं, इन्हिसार करते हैं। द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन, तो सवाल अब ये पैदा होता है कि गुड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। मोस्ट डिसऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम विद कॉन्टेंट ग्रुपिंग सीक्वेंस लेटर। क्या है कि जो मोस्ट डिसऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज ना की गई हो, वो सफ़र करती है प्रॉब्लम कंटेंट, यानी कि कंटेंट आपने बेशक अच्छा भी उसमें प्रोवाइड किया हो, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन ना हो, फिर भी आपका जो फ्रूटफुल आप कह लें आपका नतीजा है वो नहीं मिलता। ग्रुपिंग सीक्वेंस लेटर अब हम देखते हैं, ये नीचे हमें दिया गया बोजवेल एंड सन का लेटर है, तो यहाँ तो समझ नहीं आ रही, नीचे ये टाइप किया हुआ है, दोबारा उसको हम देखते हैं। ये जूम करके भी ना क्लियर नहीं हो रहा, काफ़ी ब्लर रहा है। डियर कस्टमर सर्विस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये नीचे ना दिया गया मैंने आपका लेक्चर सारा देखा तो उसमें प्रोवाइड किया गया, वहाँ से हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट, कि आप पॉइंट पे आने पे बहुत देर लगाएं आप, यानी कि उसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा दे जिससे आपका रीडर फेड अप हो जाए, तो आप मेन पॉइंट पे वो आ ही ना पाए, वो पहले ही छोड़ दे आपकी उस राइटिंग को। द राइटर ऑफ द लेटर टुक टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट, शी वेटेड until the final paragraph to state her purpose। आई थिंक ये जो ऊपर लेटर दिया है ना उसमें बताया गया कि वो अपने पॉइंट पे आने के बहुत देर लगा रहा है, यानी कि पहले और बातें इधर उधर कितनी ज़्यादा उसने कर दी हैं कि जो फाइनल उसका पर्पज़ है वो फाइनल पैराग्राफ में उसने लिखा हुआ है बिल्कुल एंड पे जाके। इंक्लूडिंग इररेलीवेंट मटीरियल, बहुत सा उसने इररेलीवेंट मटीरियल ऐड किया, यानी कि गैर ज़रूरी चीज़ें ऐड की हैं। नो इन्फॉर्मेशन शुड बी इंट्रोड्यूस विच हैज़ नो पर्पज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई मकसद ही नहीं है वो देने की क्या ज़रूरत थी भला लेटर में, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। गेटिंग आइडियाज़ मिक्सड अप, आइडियाज़ को मिंगल्ड अप कर दिया, मिक्स कर दिया, यानी कि एक को दूसरे के साथ मिला दिया, कोई भी आइडिया क्लियर नहीं हमें प्रोड्यूस हो रहा पढ़ने वाले के लिए। द आइडियाज शुड नॉट बी इन द रॉन्ग प्लेस, अ सीक्वेंस शुड बी फॉलोड इन विच आइडियाज आर बुल्ट अप अपॉन प्रीवियस वंस, के आइडियाज़ को अगर आप, हमने पढ़ा था 101 में आई थिंक कि आइडियाज़ आपका एक या दो आइडियाज़ होने चाहिए एक पैराग्राफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ऐड कर देंगे तो कोई आइडिया भी आपका फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, कोई भी आपका आइडिया असरअंदाज नहीं होगा, कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर आइडियाज़ को आप आपस में मिक्स कर दें तो फिर वो कितना डिवास्टेटिंग होगा आपके लिए, आपका कोई भी आइडिया क्लियर नहीं हो पाएगा, ना आपका कोई मेन पर्पस अचीव हो पाएगा। लिविंग आउट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली जब आइडिया को मिक्सअप कर देंगे, आप इररेलीवेंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इधर उधर की डिटेल्स देंगे, तो आपका जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रह जाएगी, उसको आप लीव आउट कर देंगे अल्टीमेटली। द प्राइम फोकस शुड बी इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रीडर, आपका फोकस होना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन पे जो रीडर को रिक्वायर्ड है, जिसकी उसको ज़रूरत है। लिविंग आउट रीडर्स डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन वुड बी हाईली अनडिज़ायरेबल, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रीडर के लिए अनडिज़ायरेबल है, जिसको वो नहीं चाहता, जिसकी वो ख्वाहिश नहीं करता, उसको आप छोड़ दें।
व्हाट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन? अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि द सब्जेक्ट एंड पर्पस आर क्लियर। आपका मेन पर्पस, आपका मेन पॉइंट, जो आपका सेंट्रल पॉइंट है आपकी राइटिंग का, वो क्लियर हो, वो विविड ना हो, वो एम्बिगुअस ना हो। ओके, ऑल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड पर्पस। द आइडियाज, सारी की सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन लेटर में प्रोवाइड की हो वो आपके सब्जेक्ट और पर्पस से रिलेट कर रही हो। इधर उधर की बातें नहीं करनी, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आपने प्रोवाइड करनी अपने रीडर को। द आइडियाज़ आर ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल वे, यानी कि एक लॉजिकल वे से उनको एविडेंस देके आपने ऐसे नहीं इधर उधर की बातें आइडियाज़ पर, अपने आइडियाज़ अपने एक उनको एक आप कह लें कि एविडेंस से, स्ट्रॉन्ग एविडेंस से प्रूव करके आपने पेश करना है आइडिया कि अगर ये मेरा आइडिया है तो उसका लॉजिकल वे आपने दलाइल देने हैं, जिसको इन शॉर्ट आप ऐसे कह लें। ठीक है, ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड, सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है। गुड ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है, ठीक है, कि क्लियर हो, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो, इधर उधर की बातें ना की गई हो और लॉजिकल तरीके से आपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया हुआ हो। बेनिफिट्स क्या हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज के? वाई डज इट मैटर टू पुट इन्फॉर्मेशन एनी वे एंड लीव इट टू द रीडर टू ग्रैस्प द इन्फॉर्मेशन? बाय अरेंजिंग द आइडियाज इन अ लॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक वे यू विल इंक्रीज द चांस ऑफ सेटिस्फाइंग द ऑडियंस नीड। कि अगर आप अपने मैसेज को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या होगा, आपके पास चांस ये है कि आप अपने ऑडियंस को खुश कर रहे हैं, उनकी जो नीड है वो उनकी नीड इन्फॉर्मेशन सीख करने की या वट एवर कोई चीज़ जानने की, वो उनकी आप नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हेल्पिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज। The main reason for being organized is to improve your chances that people will understand exactly what you mean. कि एक तरीका आपकी एक ये भी आपका ऑर्गेनाइज करने का मकसद है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में उनको प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े, उनको असिस्ट करें कि वो किस तरह अंडरस्टैंड कर पाएँ आपके इन्फॉर्मेशन को, जो कुछ आपने लेटर में प्रोवाइड किया हुआ है। Good organization also helps you get your ideas across without upsetting the audience. Good organization help motivate the audience to accept your message. अगर आपका मैसेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो आपके ऑडियंस अपसेट हुए बगैर, फेड अप हुए बगैर, बोर हुए बगैर आपका मेन पॉइंट उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है तो डेफिनेटली वो फेड अप हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और वो छोड़ देंगे आपका। अगर वो समझना भी चाहें तो वो नहीं समझ पाएंगे आपके मेन पर्पज़ को, आपके आइडिया को जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। सेविंग योर ऑडियंस टाइम। वेल ऑर्गेनाइज मैसेज आर एफिशिएंट, दे ओनली कंटेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। समझ आ रही है ना कि एफिशिएंट मैसेज होता है और उसमें सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो उनके काम की होती हैं, जो मकसद की होती है, फजूल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो वाली इंक्लूड होती हैं। सो द ऑडियंस डज नॉट वेस्ट टाइम विद सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन। वो यानी कि इधर उधर की इन्फॉर्मेशन, सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, उनको उनके काम की चीज़ डायरेक्टली मिल जाती है। सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क। फाइनली बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्प यू कंपोज योर मैसेज मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। अगर आप ऑर्गेनाइज रहेंगे तो आप आसानी से एक पॉइंट पर रह के अपना मैसेज, ना आपको दिक्कत पेश होगी और ना ऑडियंस को पढ़ते हुए कोई डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ेगी। Before you start to write, organize your message in a way that it is easy for reader to comprehend. जब आप अपना मैसेज लिखना शुरू करें तो उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि रीडर के लिए उसको कंप्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, ग्रैस्प करना आसान हो। ये लेटर आगे आ गया। आई डोंट नो ये वही ऊपर वाला लेटर है या दूसरा है, पहले हम इसको देखते हैं। कंप्यूटर टाइम 556 7th एवेन्यू NW मैसन सिटी आयोवा और वट एवर नंबर लिखा हुआ है, ये डेट लिखा हुआ है, ये सारा एड्रेस है और आगे ये नीचे डेट है। अच्छा, लिखा किसको है? मिस जिल सैंडर्स, बोसवेल एंड सन्स, ये ऊपर वाला ही लेटर है। बोसवेल एंड सन्स का जो ऊपर हमने देखा था। रूट 7 हैंगकॉन्ग हाईवे, क्लियर लेक, ये वह सारा एड्रेस वगैरह और ये ऐसी वैसी चीज़ें लिखे हुए हैं। हमारा मेन फोकस है इस पे, पर्पज़ पे। देखें, डियर मिस सैंडर्स, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द ओलंपिक डिस्क ड्राइव दैट यू बॉट लास्ट नवंबर। वो कह रहा है कि आपने हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो ओलंपिक डिस्क ड्राइव के बारे में आपका एक्सपीरियंस था, वो वाली ओलंपिक डिस्क ड्राइव जो आप लास्ट नवंबर को हमारे पास लेकर आई थी, उस डिस्क ड्राइवर के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में आपने हमें नो दी, यानी कि हमें आपने बताया, उसके बारे में बताने के लिए शुक्रिया आपका। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी लर्न ऑफ अनयूजुअल प्रॉब्लम्स विद द इक्विपमेंट वी स्टॉक। तो ये ज़रूरी है कि हम अनयूजुअल प्रॉब्लम, यानी कि गैर मामूली मसाइल जो हमारे इक्विपमेंट के साथ, हमारे टूल के साथ जो गैर मामूली मसाइल बनते हैं, हमारे स्टॉक में जो इक्विपमेंट हैं, टूल्स हैं, उनके साथ अनयूजुअल जो प्रॉब्लम है उनको हम सीखें कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। ये ज़रूरी है। As you know, regularly priced equipment return to computer time within 30 days is covered by the unconditional refund that has been out tradition for 22 years.
आगे वो कह रहा है कि 22 साल से हमारी एक ट्रेडिशन है, यानी कि हमारा एक रवाज है हमारी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन वट एवर जो भी है, कि अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट हम सेल करें जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो, जिसमें कोई इशू आ रहा हो, तो वो विद 30 डेज अगर वो हमें दे दिया जाए तो हम उस प्रॉब्लम को विदाउट एनी फंड और विदाउट अनकंडीशनल रिफंड के बगैर हम उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 22 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी कंपनी की ये ट्रेडिशन है, रवाज चल रहा है। योर मशीन होवर इज स्टिल कवर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स वारंटी। आपकी जो मशीन है उसने ताहम अभी मैन्युफैक्चरर वारंटी यानी कि कवर नहीं की, मतलब अभी उसका वारंटी कार्ड जो है अभी उसका टाइम है आपकी मशीन का। योर नीड्स विल रिसीव इमीडिएट अटेंशन ऑफ यू राइट टू, यानी कि आपकी जो नीड है, आपकी ज़रूरत है जिसके लिए आपने हमें अप्रोच किया है, आपकी ज़रूरत को इमीडिएट अटेंशन यानी कि आपकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। अगर आप लिखेंगे मिस्टर जॉर्ज बेंडन, अगर आप लेटर मिस्टर जॉर्ज बेंटन को लिखेंगे, ओलंपिक सिस्टम, ये आगे एड्रेस सारा कुछ है। फ्रॉम एक्सपीरियंस आई नो दैट द पीपल ऑफ ओलंपिक ट्रूली केयर अबाउट हैविंग सेटिस्फाइड कस्टमर। मुझे एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि ओलंपिक के जो लोग हैं ट्रूली केयर अबाउट हैविंग सेटिस्फाइड कस्टमर, वो अपने कस्टमर के, जो उनके सेटिस्फाइड कस्टमर यानी कि ट्रस्टेड कस्टमर हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर आप उनको लिखेंगी तो आपकी जो ज़रूरत है उसका ख्याल किया जाएगा, आपकी जो कमी है आपकी इक्विपमेंट में उसको पूरा किया जाएगा। We too value your business, Miss Sanders. Please don't miss our tax days sale in April, which will features more of the low prices and high quality equipment that you have come to rely on. Sincerely, Linda Davis, Customer Services. अब लास्ट पे उसने अपने फ़ायदे की भी बात कर दी है कि मेहरबानी करके हमारी टेस्ट डे सेल जो अप्रैल में लगती है आप उसको मिस ना करें। लो प्राइसेस और हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट हमारी उस सेल में सेल होते हैं, तो आप वो आके लें और यू हैव कम टू रिलाई ऑन, और उन पे आपको इन्हिसार करना चाहिए, आपको हमारी उस सेल में आना चाहिए अप्रैल की। ठीक है, आगे उसने अपनी बात कर दी फिर लास्ट पे, और आगे फिर उसने अपना एड्रेस वगैरह वट एवर बताया। वाई वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन हम आगे देखते हैं। आपने एक लेटर देखा, लेटर में वो ये कह रहा है, कस्टमर सर्विसेज का कोई नुमाइंदा है, उसने लिखा है मिस संडराज को लेटर लिखा है कि बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप ओलंपिक जो उसको आप लिखें लेटर, उनको अप्रोच करें तो वो आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। कोई उसने इधर उधर की बात नहीं की। हाँ, एंड में उसने अपनी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट के लिए कहा है कि हमारी जो सेल है, हमारा जो होता है अप्रैल में वट एवर टैक्स सेल या जो भी होता है, उसमें लो प्राइस के इक्विपमेंट और हाईली जो आप कह लें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट उसमें होते हैं सेल, तो आप उसको देखें, उस पर रिलाई करके देखें एक बार। ठीक है, मतलब उसने सीधा सीधा उसको रेफ़र कर दिया जो उसने वो बात कहनी थी, कोई 5, 6, 7, 10 लाइन्स में उसने अपना लेटर ख़त्म कर दिया। तो आगे आप देखते हैं, ये ऐसे एग्जांपल थी जैसे हमने एक पिछले लेक्चर्स में सीवी पढ़ी ना, रिज्यूम पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स जैसे देखे वैसे ही एक लेटर की एग्जांपल थी। आगे गुड ऑर्गेनाइजेशन अपनी राइटिंग में, अपने बिजनेस लेटर में अचीव करने के क्या तरीके हैं। टू ऑर्गेनाइज अ मैसेज, फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज़ एंड देन पुट देम इन सीक्वेंस। पहले तो आइडियाज़ को जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं उनको लिखें, ऐसे ही विदाउट एनी सीक्वेंस आप लिखते जाएं। ठीक है, और बाद में उसको आप सीक्वेंस में लिखें कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये पहले आएगी, ये बाद। अब देखें ना, ऊपर जो हमने लेटर पढ़ा वो पहले भी तो कह सकता ना कि हमारी सेल टैक्स है, आप उसमें आएँ अप्रैल में जो आ रही है, और वो ऊपर की बातें जो उसके काम की हैं वो बाद में करता, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल उसने एंड पे एक रेफ़र किया उसको, ऊपर उसने उसके ज़रूरत की चीज़ जो उसको चाहिए था वो उसको प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन। इसको कहते हैं कि सीक्वेंस में लिखना। आप इन बिजनेस डिसाइडिंग व्हाट टू से इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिसाइडिंग हाउ टू से। वो कह रहा है बिजनेस में ये चीज़ कि क्या चीज़ कहनी है, व्हाट टू से क्या चीज़ लिखनी है कहनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि हाउ टू से कहना क्या है। अब ऊपर देखें ना, उसने कहना उसको ये था कि आप हमारी सेल में आए, अब वो कैसे कहना था उसने, वो नीचे कहा ना लास्ट में आके हाउ टू से। अगर वो कहता कि उसको बहुत ज़्यादा देता कि हमारी सेल होती है तो आप वो उस ओलंपिक को छोड़ दें और आप हमारे पास आएँ और वट एवर, मतलब वो इतनी बटरिंग का फ़ायदा नहीं होना था ना। उसको जो कहना था उसने सीधा सीधा कहा, उसने ज़्यादा उसको आप कह लें कि फॉर्मेलिटीज़ में लेकर नहीं गया, उसने सीधी सीधी बात की, ऑर्गेनाइज वे में अपने लेटर को उसने किया, फॉर्मुलेट किया। Define and group ideas and outlining or schematic diagram will help you visualize the relationship among the parts of a message. Start with the main ideas, say the major points, illustrate with evidence. ये सारी बातें जो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं कि मेन आइडिया को पे आपने फोकस करना है और आप एविडेंस से अपने जो आइडियाज़ हैं उनको सपोर्ट करें, दलाइल कैसे साबित करें कि ये बात ऐसे है तो ये ऐसे है। ठीक है, जैसे ऊपर भी उसने कहा कि ओलंपिक के जो लोग हैं, पीपल ऑफ ओलंपिक, वो अपने सेटिस्फाइड कस्टमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। कहा ना उसने ऊपर वाले लेटर में भी।
और उसने कहा कि आप सिस्टमेटिक एक डायग्राम बनाएं, स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं, जैसे हमने पढ़ा था 101 में भी कि इधर दरमियान में ऐसे कर लें, फिर उसमें से निकाल के आप लाइंस लिखें कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये डायग्राम ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप बनाएंगे और ये हेल्प करेगी आपकी राइटिंग में जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विद द मेन आइडिया, मेन आइडिया से अपनी बात शुरू करें। द मेन आइडिया स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन आउटलाइन, इट इज़ ऑल अबाउट वट यू वांट योर ऑडियंस टू डू और थिंक वाई दे शुड डू सो। मेन आइडिया ये है कि आप अपने ऑडियंस से चाहते क्या हैं, सीधी सीधी बात आप उनके आगे करें। और दूसरी बात है कि वो ऐसा क्यों करें, क्योंकि बिजनेस लेटर में ना इधर उधर की फॉर्मेलिटीज़ का, बैकग्राउंड का या एडिशनल इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आपने सीधी सीधी बात करनी है, टू द पॉइंट, ठीक है। स्टेट द मेजर पॉइंट्स, द मेन आइडिया शुड बी सपोर्टेड बाय 3 और 5 मेजर पॉइंट, 3 to 5 इतने ही बस मेन आइडिया में मेजर पॉइंट होने चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना। ये आपने नोट करना है कि 3 to 5 मेजर पॉइंट से आपने अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करना है, उसको एविडेंशियली तौर पर उसको आपने करना है, सपोर्ट करना है। आपका द ब्रेक डाउन ऑफ द मेन आइडिया इंटू मेजर पॉइंट्स एंड मेजर पॉइंट्स इंटू एविडेंस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। वही बात जो उसने दूर ऊपर किया है कि आप एक चार्ट बनाए, उससे क्या होगा, आप अपने मेन आइडिया को मेजर पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर सकेंगे। उसके आप बताएंगे कि ये ऐसे है, पहले ये बात करनी है, फिर ये, और अपने एविडेंस को भी आप मेजर पॉइंट्स में, यानी कि आप पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बनाते जाएंगे ना चार्ट्स के जरिए, तो आपको लिखने में आसानी रहेगी और ईजिली। और इसका ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो मिक्सअप नहीं होंगे, इंटरमिंगल नहीं होंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको प्रोवाइड भी कर दिया गया है कि मेन आइडिया को माइंड में रखें, मेजर पॉइंट नंबर 1, नंबर 2 मेजर पॉइंट और नंबर 3 मेजर पॉइंट। अच्छा, मेजर पॉइंट जो आपने 1 बनाया, इसका मेन आइडिया के आगे सब डिवीजन करके मेजर पॉइंट्स बनाया ना आपने, उसके आगे सब डिवीजन करें एविडेंस, एविडेंस, फिर आगे मेजर पॉइंट नंबर 2 के भी एविडेंस और 3 के भी एविडेंस। का मतलब होता है दलाइल। ऊपर लिखा हुआ ना, हमने पढ़ा कि लॉजिकल आपको बात होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब है आप दलाइल दें, एविडेंस से आप प्रूव करें अपनी बात को। इलिस्ट्रेशन विद एक्सपीरियंस, illustrate with evidence. Each major point should be supported with enough specific evidence to be convincing, but not so much that it becomes boring. कि हर आपका जो पॉइंट है, इतने एविडेंस, इतने दलाइल से आप अपने पॉइंट को साबित करें, इतने दलाइल से आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें कि जो काफ़ी हो उनके लिए, जिससे वो बोर ना हो, फेडअप ना हो, ठीक है। मतलब अगर आप इस बात की तरफ अगर आप एविडेंस देने पे आए तो ये ना हो कि आप एविडेंस ही प्रोवाइड करते रहें एक से एक, मतलब वो इतना लॉजिकल और फलसफा टाइप बन जाए कि वो बोर हो जाए पढ़ने वाले, उसको समझ ही कुछ ना आए। हर चीज़ आपने एक स्टैंडर्ड पे रह के, एक लिमिट में रह के करनी है, ठीक है। एस्टैब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न. You have 2 points after you have defined the group to your ideas. डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच. जब आपने अपने आइडियाज़ को प्लान कर लिया, ग्रुप कर लिया, उनको सीक्वेंस में लिख लिया, तो आपके पास 2 तरीके हैं, डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच. अब देखते हैं वो होता क्या है. डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय एविडेंस, कि मेन आइडिया पहले लिखें और फिर उसको एविडेंस बाद में दें. इसको डिटेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच को, ठीक है. ये याद रखना है आपने. इसमें क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है ना कि डायरेक्टली सबसे पहले आप अपना मेन आइडिया दें, उसके बाद एविडेंस दें, ठीक है. द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलो बाय एविडेंस, कि मेन आइडिया को एविडेंस के जरिए आप फॉलो करें पहले. डायरेक्ट रिक्वेस्ट गेट स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट बिकॉज द ऑडियंस यूजली वांट टू रिस्पॉन्ड. डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो होती हैं वो डायरेक्टली स्ट्रेट यानी कि टू द पॉइंट बात करते हैं. सबसे पहले आप मेन पॉइंट पे आएंगे. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑडियंस जो होते हैं वांट्स टू रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे होते हैं. तो वो रिस्पॉन्ड तभी करेंगे, फीडबैक तभी दे पाएंगे ना जब मेन आइडिया उन तक डिलीवर होगा. इसलिए डायरेक्ट अप्रोच ये मेन आइडिया से डायरेक्टली स्टार्ट होती है. For routine, good news and goodwill messages, direct approach is effective that will please the reader or will cause no particular reaction. गुड न्यूज़ एंड गुडविल मैसेजेस फॉर रूटीन, यानी कि रूटीन के तौर पे इस पर एग्जांपल ऐसे दी गई है ना कि गुड न्यूज़ मैसेजेस होते हैं, तो वो आप डायरेक्टली वही आप जो बात है वही लिखते हैं 1 या 2 लाइंस में, वट एवर, यानी कि डायरेक्टली आप टू द पॉइंट बात करते हैं और बात ख़त्म. ना वो रीडर बोर होता है और ना उसके लिए फेडअप का कोई सिचुएशन क्रिएट होती है और ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है. डायरेक्टली आप टू द पॉइंट जो बात करते हैं और बाद में एविडेंस कुछ देते हैं अगर ज़रूरत होती है, वरना आप वो नहीं भी देते, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच. डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट, द लेटर बिगन्स विद द मेन आइडिया. वही बात कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट का भी फॉर्मेट यही है कि लेटर मेन आइडिया से शुरू होगा. द मिड सेक्शन मेक अ रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड एसेंशियल डिटेल. तो लेटर के मिड में, उसके दरमियान में क्या होगा, एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट फॉर्मेट है ना, ये लेटर की फॉर्मेट है और ये रिक्वेस्ट की, यानी कि आप दरख्वास्त करें किसी चीज़ की. मेन आइडिया से बात शुरू करें, दरमियान में उसके आके आप अपनी इल्तिजा डाल दें, यानी कि रिक्वेस्ट प्रोवाइड करें,
और उसको इस एसेंशियल डिटेल यानी कि जो ज़रूरी डिटेल है रिक्वेस्ट की वो आप ऐड कर दें। इन क्लोजिंग एंड पे आप क्या करें, लेटर रेफर टू द मेन पॉइंट एंड स्टेट द डिजायर्ड एक्शन। तो एंड में आप वो लिखें जो मेन पॉइंट जो आप चाहते हैं, एक्शन जो रिजल्ट चाहते हैं आप रीडर से, वो लिख के और अपना लेटर ख़त्म कर दें। Routine good news and goodwill message format. The letter begin with the good news. All necessary details are provided in the middle part. This paragraph gives additional specifics. In closing, the letter refers to the main point and state the desired action. ये बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, मुझे भी बोरिंग लग रहा है पढ़ाने में। क्यों भला? क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरी है। आप अगर प्रैक्टिकल कुछ ऐसा करेंगे ना, फिर ये इंटरेस्टिंग भी होगा। जब ऐसे आप गुड न्यूज़, कोई गुडविल मैसेज खुद से क्रिएट करेंगे, कोई रिक्वेस्ट फॉर्मेट आप खुद क्रिएट करेंगे, खुद बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ये किताबी बातें थ्योरेटिकल लग रहा है और थोड़ा बोर सा लग रहा है। मतलब आपने ये बातें याद रखनी है कि आपको डायरेक्ट अप्रोच में क्या करना है, प्रोसेसिव मैसेज में आपको क्या करना है, गुडविल मैसेजेस को आपने क्या करना है। वो ये कह रहा है कि उसको गुड न्यूज़ से उसको शुरू करें, गुडविल के मैसेजेस जो होते हैं, दरमियान में उसके आप डिटेल प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल स्पेसिफिक्स पैराग्राफ प्रोवाइड करें, और क्लोजिंग लेवल पे आप उसके मेन पॉइंट और डिजायर एक्शन जो आप चीज़ उससे रिक्वायर कर रहे हैं रीडर से, वो प्रोवाइड कर दें। ओके, प्रोसेसिव मैसेज यानी कि किसको परसू कर रहे हैं, उभार रहे हैं किसी काम पे। यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू अ स्केप्टिकल और हॉस्टाइल ऑडियंस। तो प्रोसेसिव मैसेज में आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, ऊपर हमने डायरेक्ट अप्रोच पर, इसमें क्या होता है, मेन आइडिया टू द पॉइंट पहले देते हैं, उसके बाद उसको एविडेंस से सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट अप्रोच है इसके ऑपोजिट होगी, पहले आप एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और मेन आइडिया आप बाद में जाके देते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेसिव मैसेज हैं जिनमें आपने किसी को किसी चीज़ के लिए उभारना है, परसू करना है, उसमें आप इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो करते हैं। परसेसिव मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर बिगिन विद क्वेश्चन टू कैच द रीडर्स अटेंशन, कि सवाल से शुरू करते हैं। आपने उसको कोई चीज़ आप समझ लें कि वही एग्जांपल मैं दूंगी जो पहले देती होती हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ सेल करती है, आपने उसको वो ख़रीदने के लिए कहना है, तो आप आगे लिखेंगे क्या आपको एक ऐसे मतलब इतनी लो कॉस्ट में इतनी आला चीज़ की ज़रूरत है। मतलब डेफिनेटली हर बंदे का अटेंशन सीख करती है ना कि इतने थोड़े से पैसों में एक इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, तो आगे पढ़ने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। वो कहता है ऐसे जो परसेसिव मैसेज होते हैं फॉर्मेट, उसको आप एक क्वेश्चन से शुरू करें ताकि रीडर की अटेंशन कैच कर सकें। द लेटर लेड्स अप टू द मेन पॉइंट बाय अराउजिंग द रीडर्स इंटरेस्ट। फिर आप आगे और लिखते जाएं, रीडर का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कि हाँ आपको ये एक ऐसी चीज़ मिल सकती है बहुत कम कॉस्ट में, हाई स्टैंडर्ड की, हाई लेवल की, अगर आप चाहें तो। मतलब आप आगे मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते जाएं और फिर आगे एंड पे आके आप कह दें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें सेल करती है, हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो आप इसको खरीदें। यानी कि मेन पॉइंट आपका यही है, लेकिन इसको आप एंड पे ले जाएं। शुरू में आप उसका अटेंशन कैच करें, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाएं रीडर का। दिस सेक्शन गिव द रीडर अ मोटिव फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वेस्ट। तो ये तरीका, ये सेक्शन जो है रीडर को वो मोटिव देगा, उसको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा कि वो आपकी रिक्वेस्ट जिस चीज़ की तरफ आपने उसको तवज्जो दिलाई भी है उस पर वो कंप्लाई करें। द लेटर क्लोज विद एन अपील, एक अपील से रिक्वेस्ट से अपने लेटर को ख़त्म कर दें। आगे इनडायरेक्ट अप्रोच को डिफाइन किया जा रहा है, होती क्या, इसका नाम है इंडक्टिव। भी डायरेक्ट अप्रोच को डिडक्टिव भी कहते हैं और इनडायरेक्ट को हम इंडक्टिव कहते हैं। टू पुट द मेन आइडिया लेटर एंड एविडेंस फर्स्ट, क्या होता है कि मेन आइडिया बाद में लिखते हैं, लेटर यानी कि बाद में, और पहले क्या करते हैं हम एविडेंस को लिखते हैं। ये मेन इसका डिफरेंस भी आपने याद करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच का, ठीक है ना। यूज डायरेक्ट ऑर्डर इफ द ऑडियंस रिएक्शन इज लाइकली टू बी पॉजिटिव एंड इनडायरेक्ट ऑर्डर इफ इट इज लाइकली टू बी नेगेटिव। तो ये टेक्टिक आपको एक दिया जा रहा है, एक आपको तरीका बताया जा रहा है कि आपने डायरेक्ट ऑर्डर कब यूज़ करना है, जब ऑडियंस का रिएक्शन आपको पॉजिटिव नजर आए, और जब इनडायरेक्ट तब यूज़ करें ऑर्डर जब आपको उनका रिएक्शन नेगेटिव फील हो। आप परसीव कर लेते हैं ना कि इस पर उनका क्या रिएक्शन होगा। शॉर्ट मैसेज फॉलो वन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन। तो शॉर्ट मैसेज जो ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस शॉर्ट मैसेजेस होते हैं वो 4 ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आगे आपको प्रोवाइड किए गए। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस यानी कि उनका गालिब रिएक्शन, आपको प्रोबेबल रिएक्शन उनका क्या है, यानी कि क्या आपको इम्कान है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा, उस पर डिपेंड करके आप मैसेज को अपना उसका स्टाइल करें, या इनडायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट अप्रोच या जैसे आपने करना है। बैड न्यूज़ मैसेज, ऊपर गुड न्यूज़ को पढ़ा ना हमने कि उसको में आपने डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करनी है, तो बैड न्यूज़ में आपने इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो करनी है। इफ़ यू हैव बैड न्यूज़ ट्राई टू पुट इट समवेयर इन द मिडल क्वेश्चन बाय अदर मोर पॉजिटिव आइडियाज़। तो क्या करें, उसको क्वेश्चन कर दें, यानी कि उसको छुपा दें, उसको आप और पॉजिटिव आइडियाज़ के साथ उसको इस तरह कर दें कि वो उसको फील ना हो बैड न्यूज़। अच्छा, एक बार इमेजिन करें अगर आप बैड न्यूज़ में डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करें तो क्या होगा, मतलब उसकी तो जान ही निकल जाएगी ना पढ़ने वाले कि उसको टू द पॉइंट ठक करके बैड न्यूज़ प्रोवाइड की जा रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए बुरा होगा।
तो आप इसलिए आपको बताया गया कि गुड न्यूज़ में आपने डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करनी है और बैड न्यूज़ में इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। बैड न्यूज़ का फॉर्मेट देखें, द लेटर बिगिंस विद अ नेचुरल न्यूट्रल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड द ट्रांसमिशन टू द रिफ्यूजल। एक न्यूट्रल स्टेटमेंट से आप लेटर को शुरू करें ताकि उसको मतलब फीलिंग आनी शुरू हो जाए पढ़ते पढ़ते ही कि ये कोई मुझे ऐसी बात बताने, यानी कि मेंटली वो आप उसको प्रिपेयर करें। जो आपने बैड न्यूज़ उसके जो सर पे आप बम फोड़ने लगे हैं ना बैड न्यूज़ का, उसको पहले मेंटली उसकी तरफ प्रिपेयर करें, आसानी से उसको उसकी तरफ लेके आएँ ताकि वो उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा ना हो इंस्टेंट, जैसे कि आप टू द पॉइंट उसको बैड न्यूज़ सुनाते तो जैसा उसका रिएक्शन होना था। द मिड सेक्शन एक्सप्लेन्स द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल एंड देन स्टेट द बैड न्यूज़। तो फिर आगे आप लिखें बैड न्यूज़ की और रिफ्यूज़ल की रीज़न, यानी कि अगर आप किसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और उसने कुछ कहा है आप वो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए तो बैड ही न्यूज़ है ना। तो आप अपने रिफ्यूज़ल की रीज़न लिखें, पॉजिटिव रीज़न आप एक्सप्लेन कर दें जिससे वो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। फिर आगे बैड न्यूज़ लिख दें, द राइटर टेक्स केयर टू इंट्रोड्यूस अ पॉजिटिव थाट, द लेटर क्लोज ऑन अ कॉर्डियल नोट। कॉर्डियल नोट यानी कि एक आप कह लें उसके साथ आप अफसोस का कर लें या आप उसके साथ हैं, आप उसको ऐसे शो करवा रहे हैं कि आप एक उसके मतलब आप उसके गम में शरीक हैं जैसे कहते हैं ना हम, वैसे आप वर्ड्स के साथ लेटर को ख़त्म करें। अच्छा, ये बात मेन पॉइंट है कि राइटर टेक्स केयर टू इंट्रोड्यूस अ पॉजिटिव थाट। बैड न्यूज़ फॉर्मेट में राइटर को ये बात याद रखनी है कि उसको पॉजिटिव थाट इंट्रोड्यूस करानी है, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाना है। वैसे बैड न्यूज़ उसकी जान निकाली होगी पढ़ने वाले की, तो अगर आप नेगेटिव थॉट की तरफ उसको ले जाएंगे तो वो डेफिनेटली उसके लिए डिजास्टर्स होगा। लॉन्गर मैसेज, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लॉन्गर मैसेज शुड रिफ्लेक्ट बोथ द पर्पस ऑफ द मैसेज एंड द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन। लॉन्गर मैसेज के जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जो उसको लॉन्गर मैसेज को लिखने का तरीका है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, पर्पस ऑफ द मैसेज भी और ऑडियंस का प्रोबेबल रिएक्शन भी, दोनों चीज़ों को आपने मेंटेन रखना होता है एक लॉन्ग मैसेज में। When your purpose is to inform, the major points are based on a natural order implied by the subject characteristics। जब आपका पर्पस हो लॉन्गर मैसेज का इन्फॉर्म करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके जो मेजर पॉइंट होंगे वो नेचुरल ऑर्डर होगा इम्प्लाइड बाय द सब्जेक्ट करेक्टरिस्टिक, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो मेन पॉइंट आप बताना चाह रहे हैं, सिर्फ उसकी करेक्टरिस्टिक उसकी खसूसियात आप लिखेंगे तो बात ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्लान शुड डिपेंड ऑन द रिएक्शन यू एंटिसिपेट। ऑर्गेनाइजेशन प्लान उस रिएक्शन पे डिपेंड करना चाहिए जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिसका आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। योर ऑडियंस में रिस्पॉन्ड इन 2 ways टू योर मटीरियल, कि आपके ऑडियंस 2 तरह से आपके मटेरियल को रिस्पॉन्ड करते हैं। डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, एक नेगेटिव होगा, या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, यही है ना, थर्ड वे तो कोई नहीं है ना। इफ़ यू एक्सपेक्ट योर ऑडियंस टू एग्री विद यू, अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपके ऑडियंस आपसे मुतफिक हों, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका हो, यूज़ अ स्ट्रक्चर दैट फोकसेस अटेंशन ऑन द कंक्लूजन। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करें जो कंक्लूजन पे यानी कि नतीजे पे उनके अटेंशन फोकस कराए, उनको नतीजा अपने बेनिफिट के मुताबिक पॉजिटिव नज़र आए ताकि उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो और आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो एग्री करें। If you expect your audience to be skeptical about your conclusion, use a structure that focuses on rational that supports your point of view। और अगर आपका skeptical conclusion, अगर आप उनसे skeptical यानी कि आप क्या रिस्पॉन्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको ये उम्मीद है, तो क्या करें, फिर आप रैशनल अप्रोच पे फोकस करें। रैशनल ये है कि फिर आप हकीकत यानी कि हकीकत पे रह के बात करें, हकीकत पसंद हो तरीके से बात करें, ठीक है। कंक्लूजन पे फोकस ना करें जो आप दे रहे हैं, आप रैशनल अप्रोच अपनाएं। फॉर्मुलेटिंग योर मैसेज, योर फर्स्ट ड्राफ्ट, मैसेज आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। पहले तो हमने लिखा अगर मैसेज गुड न्यूज़ हो बैड न्यूज़ हो उसको हम कौन सी अप्रोच से फॉलो करते हैं, ऊपर हमने ये देखा। अब मैसेज फॉर्मुलेट कर रहे हैं फाइनली, यानी कि बनाने का तरीका। पहला ड्राफ्ट आप मैसेज का तैयार करेंगे, इसमें है कंपोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज, पॉलिशिंग इट इज़ आ लेटर स्टेप। कि सबसे पहले कंपोज करना मैसेज को आपका पहले फर्स्ट स्टेप है, जो ड्राफ्ट पॉलिश करना, प्रूफ रीड करना, उसमें एडिटिंग करना, ये बाद का स्टेप है, ठीक है, ये तो आपको पता है। योर स्टाइल एंड टोन, व्हेन कंपोजिंग द मैसेज वेरी द स्टाइल टू क्रिएट अ टोन दैट सूट्स द ओकेजन। ऐसी टोन अपनाएं जो मौके के मुताबिक हो, यानी कि मौका महल के मुताबिक टोन अपने अपनाएं। अगर आपको थोड़ा सा आप क्या नहीं ह्यूमर क्रिएट करने की ज़रूरत है तो वैसी टोन कर लें, अगर सीरियस होने की ज़रूरत है वैसी, अगर सैडनेस की ज़रूरत है तो वैसी टोन करें, यानी कि मौके महल के मुताबिक अपनी टोन अपनाएं।
थिंक अबाउट द रिलेशनशिप यू वांट टू एस्टैब्लिश। ऐसा रिलेशनशिप अगर आप अपने कस्टमर को लिख रहे हैं, फिर उसके मुताबिक बात करें, बॉस को लिख रहे हैं तो और तरीका होगा, डेफिनेटली अपने किसी सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो और तरीका होगा। यानी कि जो आपका रिलेशनशिप है उसको जैसा एस्टैब्लिश्ड है वैसे आप उस बारे उस तरीके से सोचें ताकि आपकी टून भी उस तरह डलती जाए। डू नॉट बी टू फेमिलियर, ज़्यादा फेमिलियर यानी कि ज़्यादा फ्री होकर बात ना करें। बेशक जैसा भी रिलेशनशिप है, बिजनेस लेटर है तो फिर आपको फॉर्मल तो रहना ही पड़ेगा हर सूरत में, इसलिए आप ज़्यादा फेमिलियर, ज़्यादा फ्री और ज़्यादा मतलब आप क्या लें कि ज़्यादा उससे आप फ्री हैंड ना हो, ज़्यादा फ्री ना हो के बात करें। मतलब आप अपनी लिमिट्स में रहें, फॉर्मल रहें, वट एवर जितना भी आप क्लोज हों आप फॉर्मल तरीके से बात करें। यूज़ ह्यूमर ओनली विद ग्रेट केयर। हाँ ये बात है कि मैंने आपको भी बताया कि अगर ह्यूमर की आपको ज़रूरत पड़े, ह्यूमर कहते हैं मजाक को बेटा, यानी कि आपको थोड़ा सा फ़नी होने की या कुछ आपको इस तरह की ज़रूरत पड़े तो विद ग्रेट केयर, इसको पूरे ख्याल से, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है किसी लोगों की नेचर ऐसे होते हैं ना, ह्यूमर उसको अगर ऐसे लग गए कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना आपके लेटर का, इसलिए बहुत ध्यान से आप ह्यूमर यूज़ करें। डू नॉट फ्लैटर द अदर पर्सन, उसको मक्खन ना लगाएं, बटरिंग ना करें उसके साथ, ठीक है। डू नॉट प्रीच, डू नॉट बैग, बी योर सेल्फ, ना तो उससे भीख मांगे ना उसको तबलीग करें, मतलब अपना कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी और अपना मैसेज भी डिलीवर करें। ये बातें आपने ज़रूर याद रखनी है कि होता है ना बाजू का रिक्वेस्ट करने में हम इतना गिर जाते हैं कि हम उसके आगे जी भीख मांगने वाले और ऐसा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। बी योर सेल्फ यानी कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना आप जो है अपनी सेल्फ उसको मेनटेन रखें। Use the you attitude. The you attitude is best implemented by expressing your message in terms of the audience interest and needs. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि you attitude अपनाएं, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को, ऑडियंस को लिख रहे हैं तो आप उनको आप कह लें you attitude यूज़ करके उनको अहमियत देंगे तो वो आपकी तरफ ज़्यादा आप कह लें अटेंशन सीकर होगा ये उनके लिए you attitude आपका। अवॉइड यूजिंग यू एंड योर्स टू एक्सेस व्हेन असाइनिंग द ब्लेम। हाँ जब कोई ब्लेम असाइन कर रहे हैं, कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, कोई बुरी बात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिर यू और योर्स ज़्यादा ना यूज़ करें, ये उसको आपके रीडर को फील हो सकता है तो फिर हो सकता है वो आपके लेटर पे तवज्जो ना दे। एग्जाम्पल देखें, इंस्टेड ऑफ दिस टू हेल्प अस प्रोसेस इन दिस ऑर्डर वी मस्ट आस्क फॉर अनदर कॉपी ऑफ द रिक्विजिशन। यूज़ दिस so that your order can be filed promptly, please send another copy for the requisition। मतलब इसका ये है कि टू हेल्प अस प्रोसेस इन दिस ऑर्डर, इस तरीके से, इस तरतीब में, इस ऑर्डर से हमारी मदद करने के लिए वी मस्ट आस्क फॉर अनदर कॉपी फॉर द रिक्विजिशन, हमें एक और कॉपी मांगनी चाहिए, यानी कि हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। आस्क यानी कि आ रहा है ना वो थोड़ा सा ऐसे बैगिंग वाला आप कह लें फीलिंग्स आती हैं। अच्छा ये देखें, सो दैट योर ऑर्डर कैन बी फिल्ड प्रॉम्प्टली, ताकि आपका ऑर्डर जल्दी से हो सके, यानी कि आपका ऑर्डर फुलफिल हो सके, आपका जो डिमांड है, आपका ऑर्डर है वो पूरा किया जा सके। प्लीज़ सेंड अनदर कॉपी ऑफ द रिक्विजिशन, बराए मेहरबानी रिक्विजिशन की एक और कॉपी सेंड करें। तो देखें हेल ऑफ डिफरेंस है बिटवीन बोथ ऑफ देम, और डेफिनेटली ये जो सेकंड वन है ये अपीलिंग भी है और अच्छा भी है, और आपका जो सेल्फ है वो भी मेंटेन रह रही है इसमें। वी प्रेफर टाइप राइटर रिबन्स इन 3 कलर्स, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। इसकी जगह आप ये यूज़ करें, टेक योर पिक ऑफ टाइप राइटर रिबन्स इन 3 कलर, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। आप अगर आपका टाइप राइटर आप रिबन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन कुछ आप बाइट लिख के लगाएंगे ना कि हम तरजीह देते हैं टाइप राइटर रिबन को 3 कलर में, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। इसके बजाय आप ये लिखें कि टेक योर पिक ऑफ टाइप राइटर रिबन्स, टाइप राइटर रिबन्स के आप हासिल करें 3 कलर में, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। अब देखें यू एटीट्यूड यूज़ हो गया ना इसमें कि वी की जगह उसने यू यूज़ किया, इसको कहते हैं कि यू एटीट्यूड। आप पढ़ने वाले को, रीडर को ज़्यादा प्रेफर करें, उसको ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे तो डेफिनेटली ये अपीलिंग होगा, ज़्यादा प्लीजिंग होगा उसके लिए। रिमेंबर द वर्ड यू डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट अ यू एटीट्यूड। ये भी बात आपने याद रखनी है कि यू एटीट्यूड यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा आपने ये वाला लफ्ज़ यू इस्तेमाल करना है। एंड द यू एटीट्यूड कैन बी डिस्प्लेड विदाउट यूजिंग द वर्ड यू। यू एटीट्यूड आप वर्ड यू इस्तेमाल करने के बगैर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि यू एटीट्यूड का ये मतलब है कि आप अपने रीडर को, अपने ऑडियंस को अहमियत दें। अब उसको अहमियत देने का ये मतलब नहीं है कि बार बार आप यू 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 करते रहेंगे, तो ये मतलब है कि आप उसको अहमियत दे रहे हैं। इसके बगैर भी आप उसको अहमियत दे सकते हैं, उसको इंपॉर्टेंस आपने देनी है, वो हिडन वर्ड्स में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखें, यू शुड नेवर यूज़ दैट काइंड ऑफ पेपर इन द मशीन। इस किस्म का पेपर आपको कभी भी मशीन में यूज़ नहीं करना चाहिए। देखें यू यूज़ हो गया ना, यानी कि यू एटीट्यूड वो कह रहा है। अब दूसरा देखें, इसके बजाय वो कह रहा है ये करें, दैट काइंड ऑफ पेपर डज नॉट वर्क वेरी वेल इन द मशीन। अब आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ कि तुम्हें इस तरह का पेपर मशीन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए।
हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो जाए, भाई ये कौन होता है मुझे इस तरह से बात करने वाला। आप उसको अगर ये कहेंगे दैट काइंड ऑफ पेपर डज नॉट वर्क वेरी वेल इन मशीन, कि इस किस्म का पेपर यार मशीन में अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो वो फिर सोचेगा वाकई अगर ये पेपर काम नहीं करता तो फिर मुझे डेफिनेटली ये पेपर नहीं यूज़ करना चाहिए। नज़र आ रहा है ना कि इसमें आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जबकि इसमें वो गुस्सा भी कर सकता है और वो मतलब किस तरह की भी उसके नेचर हो सकते हैं ना, वो किस तरह भी फील कर सकता है। तो आपको ये डिफरेंस बताया कि यू एटीट्यूड का ये मतलब नहीं है ना कि आप यू यूज़ करेंगे तो यू एटीट्यूड होगा, नहीं, यू एटीट्यूड आप हिडन वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये इस लाइन में यूज़ हुआ है। आगे है यू नीड टू मेक श्योर द स्टाफ फॉलोज इंस्ट्रक्शंस। आपको इस चीज़ के मेक श्योर यानी कि इस चीज़ पर मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि स्टाफ आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। द स्टाफ में नीड गाइडेंस इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आप इसको ऐसे करें कि स्टाफ को इंस्ट्रक्शन की रहनुमाई की ज़रूरत है। मतलब अब उसको क्या रहना कि तुम इस चीज़ को मेक श्योर करो कि स्टाफ इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अब ये एक ऑर्डर का हो गया ना, मतलब सही सीन, मतलब आप तरीके से बात करें, बेशक आपका सबऑर्डिनेट है उसको भी आप रिस्पेक्ट दें ना, आप रिस्पेक्ट देंगे तो वो डेफिनेटली उस पर आपका एक ट्रस्ट लेवल अच्छा क्रिएट होगा, आपका रिलेशनशिप उससे ज़्यादा अच्छा होगा, बेशक वो सबऑर्डिनेट है आपका। अब उससे रिस्पेक्ट से बात करें। तो अब इसके बजाय तुम्हें मेक श्योर करने की ये ज़रूरत है कि स्टाफ इन इंस्ट्रक्शन पर अमल करे, इसके बजाय आप ये कहें कि स्टाफ को मेरे ख्याल से इन इंस्ट्रक्शन पर अमल करने की गाइडेंस की रहनुमाई की ज़रूरत है। तो वो खुद समझ जाएगा कि रहनुमाई की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मुझे ये प्रोवाइड करनी है, मेरा ये काम है। सबऑर्डिनेट जो हुआ। आगे एम्फिसाइज द पॉजिटिव, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू विल डू। जो आप कर चुके हैं, जो आप कर सकते हैं और जो आप करेंगे, उस चीज़ पे एक्सप्लेन करें, ना कि उस पे एक्सप्लेन पर करें जो आपने नहीं किया, जो आप कर नहीं सकते या जो आपसे होगा नहीं। मतलब नेगेटिविटी नहीं, ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रमोट करें। When you are offering criticism or advice, focus on what the person can do to improve। जब आप किसी को तंज कर रहे हैं या कोई नसीहत कर रहे हैं तो आप उसकी गलतियां ना निकालें, आप इस चीज़ पे फोकस करें कि वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या कर सकता है, बजाय उसके कि आप नुक्ताचीनी करते रहेंगे, तुमने ये भी किया था, उधर तुमने ये किया था, उधर तुमने ये ख़राब किया था। ये क्या क्या कि आप उसको डिग्रेड ना करें, आप उसकी इंप्रूवमेंट के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस दें ताकि पॉजिटिविटी क्रिएट हो सके मैसेज में। Instead of this, the problem with the department is a failure to control costs. The performance of this department can be improved by tightening up cost control. यानी कि द प्रॉब्लम विद दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के साथ ये मसला है कि फेलियर टू कंट्रोल कास्ट, ये अपनी जो कॉस्ट है यानी कि कीमतों को कंट्रोल कर नहीं पा रहा, इसमें फेल हो गया है। इसके बजाय आप ये यूज़ करें कि परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को अच्छा किया जा सकता है बाय टाइटिंग अप कॉस्ट कंट्रोल, कास्ट को कंट्रोल करके, कास्ट कंट्रोल का जो सिस्टम है उसको टाइट करके, अच्छे तरीके से करके। बात तो एक ही है, लेकिन डेफिनेटली जो सेकंड स्टेटमेंट में इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड शो हो रहा है। इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, उसको एतमाद में लेने की कोशिश करें अपने ऑडियंस को। डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, ये तो आपने करना ही करना है कि अपने ऑडियंस को फॉल प्रॉमिसेस करके उनको आप ग्रीन गार्डन यानी कि सब्ज़ बाग उनको ना दिखाएं, जो आप कर सकते हैं सिर्फ वो उनके सामने लिखें। पीपल आर मोर लाइकली टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू योर मैसेज व्हेन दे हैव कॉन्फिडेंट इन यू। डेफिनेटली जब वो कॉन्फिडेंस होगा उनको आप पे, वो आप पे ट्रस्ट करते होंगे तो वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे, बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी बातें करके खुशगपियों के साथ उनका दिल जीत लें तो वो आगे रिजल्ट उनको कुछ ना मिले, तो क्रेडिबिलिटी इस तरह बिल्कुल भी आपकी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल देखें, वी होप दिस रिकमेंडेशन विल बी हेल्पफुल, हमें उम्मीद है कि ये रिकमेंडेशन मददगार साबित होगी। वी आर ग्लैड टू मेक दिस रिकमेंडेशन, तो आप लिखें हम ये रिकमेंडेशन देने से खुश होते हैं, तो डेफिनेटली ये वाली बात ज़्यादा पॉजिटिव है नीचे वाली स्टेटमेंट। बी पोलाइट, पोलाइट रहें, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपका सबऑर्डिनेट है या आपका बॉस है या ऑडियंस है, कस्टमर है, कोई भी है, आप सबसे पोलाइट वे में बात करें, सबको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें। Try to express facts in a kind and thoughtful manner. Use extra tact when writing and communicating with higher ups. Promptness is a form of courtesy. मीन्स आप अपने काइंड, अपने एक्सप्रेस, अपने फैक्ट्स को, फिगर्स को, जो भी आप देना चाह रहे हैं उनको काइंड एंड थॉटफुल मैनर, उनको पोलाइट मैनर में, काइंड मैनर में अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस करें। और एक्स्ट्रा टेक्ट यानी कि इजाफी हरबे इस्तेमाल करें राइटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद हायर अप्स। जब आप अपने सबऑर्डिनेट से या आप अपने क्या उसको कहते हैं बॉस से बात कर रहे हो तो एक्स्ट्रा टेक्ट आप यूज़ करें। डेफिनेटली आपको ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा पोलाइट, ज़्यादा आपको एक किस्म का आजिज़ होना पड़ेगा ना। प्रॉम्प्टनेस इज़ फॉर्म ऑफ कॉर्टिसी, प्रॉम्प्टनेस जो है कॉर्टिसी की एक फॉर्म है। प्रॉम्प्टनेस कहते हैं कि आप इफेक्ट को, फिगर्स को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पोलाइट मैनर में, काइंड मैनर में रहकर उनको यूज़ करना। डेफिनेटली दिस आल्सो कॉल्ड कॉर्टिसी।
प्रोजेक्ट द कंपनी इमेज, सबऑर्डिनेट योर ओन स्टाइल टू दैट ऑफ द कंपनी, यानी कि अपने स्टाइल को अपनी कंपनी के स्टाइल के सबऑर्डिनेट करें। ये ना कहें कि आप लिख रहे हैं कंपनी से बढ़ के, नहीं, हमेशा अपने इंस्टीट्यूशन से नीचे रहते हुए काम करें। बेशक आप कितने भी स्मार्ट, कितने भी जीनियस हैं, खुद को इंस्टीट्यूशन पे अपने प्रेफर ना करें, उससे सबऑर्डिनेट रहते हुए काम करें, ठीक है। और बाकी ये रिवीजन है, इसमें आप एक बार देख लीजिए, यू एटीट्यूड का बताया हुआ और बाकी बातें बताई हुई जो हमने लेक्चर में पढ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।